मंगलेश जी, अगर हम आपसे पूछें कि इन दिनों आपके मनोजगत में क्या उसकी दशा क्या है, उसमें क्या चल रहा है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? इन दिनों का मतलब कि सन 2004 जबकि इतने अनुभवों को संचित करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। देखिए, तात्कालिक रूप से तो मैं इन दिनों बहुत राहत का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी इस देश से एक सत्ता का पतन हुआ है, एक ऐसी सत्ता का पतन जो कि सांप्रदायिक, घृणा फैलाने वाली, हिंदुत्व के नाम पर एक विकृति और अपसंस्कृति को जन्म देने वाली, उसको समाज में फैलाने वाली, समाज का विभाजन करने वाली और मनुष्य की जो निम्नतम प्रवृत्तियां हैं उनको समाज की सतह पर उभारने वाली शक्तियां, जिनका कार्यक्रम फासिस्टवादी कार्यक्रम था, उन शक्तियों का पतन हुआ है। ये मेरे लिए एक मेरे भौतिक, मानसिक और संवेदनात्मक जगत के लिए ये शायद बहुत बड़ी राहत की बात है। और मुझे एक राहत ये भी है कि मुझे अंततः ये विश्वास था कि इस देश की जनता, इस देश का आम गरीब आदमी जो कि कम पढ़ा लिखा है और बहुत संघर्ष में, बहुत गरीबी में जीवन यापन करता है, उसके भीतर एक गहरी लोकतांत्रिक चेतना है और वही इस देश में लोकतंत्र को बचाएगा, क्योंकि उसका जो सामाजिक जीवन है उसका ताना बाना इतना जटिल है और एक दूसरे से इतना गुथा हुआ, जुड़ा हुआ है कि वो कभी अलगाव और विभाजन को स्थायी तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। एक तो ये मेरे लिए राहत की बात है कि इस देश का गरीब ही लोकतंत्र को बचाए हुए, अन्यथा भूमंडलीकरण, बाजारवाद और अमेरिकी शैली की दयनीय नकल में डूबा हुआ हमारा उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग तो इस अपसंस्कृति का इतना अधिक शिकार हो चुका है, इतना अधिक इसकी जद में आ चुका है कि वो टोनी ब्लेयर या जॉर्ज बुश भी अगर यहां शासन करने आ जाएं तो उनका स्वागत करेगा कि इससे हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और सब काम ठीक होने लगेंगे। इसलिए मुझे तात्कालिक रूप से इस बात की बहुत राहत है। और मेरा पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक बहुत बड़ा संताप ये था कि इस समाज का, इस देश की जो बहुवचनवादिता है, बहुलतावाद है, उसका क्या होगा और वो किस तरह नष्ट होगी, किस तरह हमारी शिक्षा नष्ट होगी, किस तरह इतिहास की जो जानकारी है हमारी उसको जो थोड़ा मरोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये खतरा टला है, इसलिए मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। और जहां तक रचनात्मक रूप से अपनी स्थिति को व्यक्त करने का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ ठीक इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मैं एक यात्रा के बीच में हूं और इस यात्रा में क्या कहां जाएं और क्या करें और कविता को किस तरह बदलें, वो अगली दिशा क्या लेगी, कविता को आज कैसा होना चाहिए। मैं अपनी संवेदनात्मक प्रतिबद्धता जो है मेरी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है उसमें आपस में फ्यूजन कैसे हो, आपस में उसमें एक ऐसा यौगिक कैसे तैयार हो कि वो एक सार्थक कविता को जन्म दे सके। तो मुझे लगता है यही मेरी इस समय स्थिति है। एक तो ये जैसे सत्ता और शक्ति के संतुलन जब बदलते हैं तो वो एक स्थिति है जिस पर आप कह रहे हैं। करीब अगर पिछले 2.5 दशकों पर अगर आप नजर डालें और उसमें एक व्यक्ति के रूप में और अपनी जो बिरादरी है, बिरादरी मतलब जो मध्यवर्गीय जीवन जी रहे, संवेदना का कारोबार कर रहे लोग हैं, उनके बीच जो समीकरण बदलते बदलते आज क्या कुछ अजीबोगरीब ऐसी स्थिति आ गई है जिस पर आपको लगता है कि नहीं वो सहमत होने योग्य नहीं है और उसका जो ग्राफ है वो लगातार किसी अनजानी जगह पर जा रहा है या नकारात्मक जगह पर जा रहा है? मतलब साहित्यिक समाज के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे आप खुद ये देखें कि
जिसको आप कह रहे हैं कि इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी इस फांसीवाद को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरी तरफ भूमंडलीकरण और बाजारवाद है, उसके सामने जो सुविधा और अवसरों का मिलना शुरू हुआ है, उससे जो एक जो प्रतिरोध था, प्रतिरोध की जो शक्तियां थी, वो आपको लगातार लुप्त होती, मतलब ऐसे हलचलें जो गाहे बगाहे हुआ करती थी, मतलब छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक, वो सब लगभग खत्म हो गई हैं। मतलब आप अगर कवि मान बहादुर सिंह की हत्या की घटना को याद करें और उस समय जो एकजुटता और जो प्रतिरोध का स्तर था, वो आज आपको शायद नहीं दिखाई देगा। ये बात आपकी बहुत हद तक सही है कि साहित्य भी धीरे धीरे सत्ता केंद्रिक होता चला गया है, और इस कारण सत्ता केंद्रिक होने के कारण उसने अपने समाज को उसी तरह खोया भी है। तो जो साहित्य आज स्थिति है कि साहित्यकार या कवि या लेखक के सामने कोई उसका पाठक समाज एक अदृश्य या धुंधले रूप में भी मौजूद नहीं है, जैसे दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रेजेडी हुई है। इसके लिए शायद हम लेखक भी अभी जिम्मेदार हैं, और इस बारे में दरअसल बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारा समाज कौन सा है और हम जो किसके लिए लिखते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में जो अत्यधिक आधुनिकता का प्रवेश हुआ है, उसके कारण एक तो हमें एक जो उस समाज से कट गए हैं जो कि बहुत निर्धन है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और तमाम बावजूद इस कंप्यूटर क्रांति और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाजारवाद और भूमंडलीकरण के बावजूद जो है वो लगातार निर्धन हो रहा है। और तो हम उस समाज से हमारा संवाद खटा है। शायद हमने ये मान लिया कि उस समाज को साहित्य की जरूरत नहीं है, उस समाज को किसी और चीजों की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, उसको एक बेहतर जीवन की जरूरत है जो कि उसके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब मिला के मध्यवर्गीय कार्यकलाप है साहित्य। अब इस मध्यवर्गीयता में आप बड़े शहरों में अगर आप ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि पुस्तकें बहुत छप रही हैं, उनके लोकार्पण समारोह बहुत हो रहे हैं, विमोचन समारोह बहुत हो रहे हैं, लेखकों पर आधारित कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, जिसमें कि लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और मुस्कुराते हैं, जिसमें उपस्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है, और वहां जो कुछ भी होता है 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो तितर बितर हो जाते हैं। उसके बाद उनमें कोई आपसे संवाद नहीं होता। तो ये जो है संवाद, कंप्यूटर क्रांति में ये भी कहा गया था कि इसमें जो संप्रेषण तो होगा लेकिन संवाद नहीं होगा। हाँ, तो यहां संप्रेषण तो हो रहा है लेकिन डायलॉग नहीं है, कोई अंतर क्रियाएं नहीं है। तो साहित्य से वो अंतर क्रियाएं लगातार कम से कम होती गई हैं। और एक कारण आप ये देखेंगे इसका कि हिंदी में अब जो छोटी छोटी बैठकें होना बंद हो गई हैं, बल्कि बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जो कि IAC में होती हैं या त्रिवेणी कला संगम में होती हैं या कि श्री राम सेंटर में होती हैं। इस तरह के जो सांस्कृतिक सत्ता के इकट्ठा होने की जो जगहें हैं, तो ये इस तरह लोकार्पण समारोहों में एक छोटी छोटी सत्ता संरचनाएं बनती हैं और वो उसके 2 घंटे बाद नष्ट हो जाती हैं। है? तो ये मुझे लगता है कि हमको सत्ता केंद्रिकता से कैसे बचाएं, क्योंकि सत्ता एक अत्यंत रहस्यमय चीज है और वो कैसे आपके भीतर उतरती है, कैसे आपके भीतर सक्रिय रहती है, किस तरह के काम करवाती है आपसे, ये समझना बहुत रहस्यपूर्ण है मेरे लिए। और मैं इसीलिए मैं सत्ता से बहुत दूर बचता रहा हूं, कुछ इस डर के मारे कहीं मैं भ्रष्ट न कर लिया जाऊं। लेकिन नौकरी करने के सिलसिले में मुझे जो है आखिरकार नौकरियां तो करनी ही पड़ी इस समाज में। तो ये स्थिति, इस बारे में गंभीरता से हम लोग को हमें सोचना चाहिए कि हमारा पाठक समाज कहाँ है और हम उसको संबोधित हैं या नहीं, और वो क्या हमारी कविताओं से अपना वो क्या संबंध जोड़ता है। तो अभी ये है कि हमारी कविताएं आम आदमी के बारे में तो हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए बहुत कम है। तो जिस दिन आम आदमी के लिए वो हो जाएंगी और बिना कविता को डाइल्यूट किए हुए, बिना कविता की सघनता को कम किए बिना, तो मुझे लगता है उस दिन के लिए हमें शायद कोशिश करनी चाहिए।
आखिर में देखिए, हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे मंगलेश जी कि एक किशोर वय मंगलेश डबराल जिनका नाम था, और जब उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की, अगर आप अपनी बहुत शुरुआती बल्कि पहली कविता उठाकर देखें से लेकर अब तक जो यात्रा है, उसमें कई बार क्या आपको भी ये लगता है कि कविता आपके लिए एक प्रतिष्ठा, व्यवसाय और बने रहने और चर्चा में रहने, अस्तित्व बचाए रखने की चीज भी है? इसे उस जो किशोर वय मंगलेश डबराल है, उसकी क्या टकराहट कभी 2.5 दशक के बाद या 3 दशक के बाद के मंगलेश डबराल के साथ होती है? देखिए, यह आपने बहुत तीनों चारों बातें जो कही बहुत अलग अलग तरह की हैं। मतलब बने रहने, अस्तित्व को बचाए रखने, व्यवसाय, चर्चा, ये चारों चीजें बहुत अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए कविता प्रतिष्ठा का बिल्कुल कोई विषय नहीं है और न ही बने रहने का विषय है। वो सिर्फ ये है कि मैं क्यों कविताएं लिखता रहा हूं, इसलिए मैं कविता लिख रहा हूं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि पानी क्योंकि बहता है इसलिए वो बहता रहता है। लेकिन जहां तक अस्तित्व को बचाए रखने या बने रहने की बात है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी कभी किसी किताब पर कोई परिचर्चा मैंने आयोजित नहीं की। मेरी किसी किताब का लोकार्पण वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। मैं एक साहित्यिक सभाओं में भी मैं एक बैक बेंचर हूं। मैं कभी आगे नहीं बैठता, मैं कहीं विशिष्ट अतिथि नहीं बना, कहीं मैं मुख्य वक्ता नहीं बनता हूं। मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा संकोच होता है। तो जहां तक अस्तित्व को बनाए बचे रहने, देखिए मैंने अपने साथ के बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को, बहुत से जीनियस लोगों को पागल होते हुए और आत्महत्या करते हुए देखा है। और 2-3 उदाहरण तो आत्महत्या के हैं ही, और पागल भी कई लोग हुए हैं। मैंने ये तय किया कि मैं किसी भी कीमत पर अपने को पागल नहीं होने दूंगा और किसी भी कीमत पर आत्महत्या नहीं करूंगा। तो मेरे लिए अपने को पागल न होने देने से बचे रहने का एकमात्र उपाय था कि मैं रचनात्मक रूप से सक्रिय रहूं। वो आखिरी हिस्सा जो आप कह रहे थे कि बहुत से लोग पागल हुए, या मेरे साथ के बहुत से लोग पागल हुए और बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं की, जिनको शायद प्रेम नहीं मिला या अपना कोई इच्छित वो नहीं मिला, जिनका स्वप्न पूरा नहीं हुआ, क्रांति होगी या कि कई तरह की चीजें हो सकती हैं। और एक मनुष्य क्यों पागल होता है ये जानना तो बहुत रहस्यमय है। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने आप को पागल होने से बचाऊंगा और मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं इसी शहर में जहां की मुझे नौकरी के लिए आना पड़ा, मैं इस शहर में संघर्ष करता हुआ और अपने आप को बचाए रखूंगा। अपने को बचाने का मेरे पास उपाय ये था कि मैं अपनी रचना को बचाए रखूं। और मैंने 30-32 वर्षों तक लगातार नौकरी करते हुए और लगातार श्रम अपना बेचते हुए मैं तब भी कोशिश करता था कि मैं रचनात्मक रूप से सक्रिय रहूं। और मैं जैसा भी लिखता हूं, मैं जो भी लिख सकता हूं, अगर उसमें कोई सार्थकता होगी तो बची रहेगी, अगर नहीं होगी तो उसको जो कोई आलोचक, कोई चर्चा, कोई तात्कालिक प्रशंसा उसको जो नहीं बचा सकते, वो अंततः धड़ाम से नीचे गिरेगी और नष्ट हो जाएगी। तो लेकिन मैं ये मानता रहा हूं कि क्योंकि आपके चारों ओर जो शक्तियां हैं वो रचना विरोधी हैं आमतौर पर। उनको अच्छे संगीत की जरूरत नहीं है, अच्छे साहित्य की जरूरत नहीं है, अच्छे सिनेमा की जरूरत नहीं है, अच्छी कला की जरूरत नहीं है उनकी, या बहुत कम जरूरत है। और वो इस तरह की शक्तियां रचना विरोधी हैं क्योंकि बाजारवादी शक्तियां हैं। वो हमेशा अपने साथ एक बाजार लिए चलती हैं, या तो उपभोक्तावादी शक्तियां हैं या बाजारवादी हैं। और इस तरह की शक्तियां हमेशा रचना विरोधी होती हैं। और रचना विरोधी शक्तियों के बीच, क्योंकि हम लोगों ने अपना समाज धीरे धीरे खो दिया और अब हम जिस समाज में हैं वो उसकी प्रकृति रचना विरोधी है, इसलिए इस रचना विरोधी समाज में रहने का उपाय भी यही है कि हम रच रहे, रचनात्मक रूप से हम हमेशा सक्रिय बने रहें। और जो लोग, मुझे लगता है मैं ही नहीं हूं इसमें अकेला, बहुत से लोग इस संघर्ष कर रहे हैं। और
तो मुझे एक कारण का उसका ये लगता है। और जहां तक ये बात जरूर है कि जब कोई मेरी कविता किसी को अच्छी लगती है, कोई उसकी आलोचना भी करता है कि इसमें वो बात नहीं है, या कि मुझे जब किसी को मेरी रचना अच्छी लगती है तो मुझे एक आश्वस्ति होती है, इस रूप में आश्वस्ति होती है कि हम लोगों की, मेरी नहीं, कि उसमें होता है मेरी भी कविता जो है वो इस समाज में एक कोई हलचल, एक कोई स्पंदन, किसी के भीतर कोई स्पंदन, कोई हलचल, कोई बेहतरी के लिए कोई एक कशिश जो है पैदा कर पा रही है। और जब कोई ये कहता है, मसलन त्रिलोचन जी जो कि हमारे समय के अत्यंत प्रमुख कवि हैं, उन्होंने एक बार कहा कि मंगलेश तुम जब यहाँ आए थे दिल्ली, तुम्हारे पास अपना एक पहाड़ था, हाँ, तुम्हारे पास एक पहाड़ था, हाँ, और लेकिन ऐसा लगता है अब तुमने यहाँ अपना एक पहाड़ बना लिया है। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है, मैंने त्रिलोचन जी की इस बात को जो है, ये बात मेरे लिए बहुत गंभीर रूप से रास्ता दिखाती रहती है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जो एक हिस्सा था उसका जवाब तो दिया, दूसरे का आप शायद दूसरा ये है कि क्या जो किशोर वय मंगलेश डबराल हैं और जो आज के मंगलेश डबराल हैं, उनके बीच में कभी कोई टकराहट होती है कि नहीं? आपको लगता है, क्योंकि ये ठीक है कि आप कहते हैं कि ऐसे बीच बीच में दौर आते हैं जिसमें आपको मानसिक रूप से या किसी आपके साथी संगातियों को बचा पाना अपने आप को मुश्किल हुआ, और आत्महत्या से लेकर के पागलपन तक की घटनाएं देखने को मिली। लेकिन ऐसे भी लोग आप जानते हैं जिन्होंने जो शुरू में लिख दिया फिर वो वहीं पर या कर दिया रचनात्मक जो उनका कारोबार है, वो कहते हैं बस ठीक है, हो गया, अब खत्म, अब हम इसके आगे अपने को या तो दोहरा रहे हैं या हम किसी दबाव और विवशता में इसको खींच रहे हैं, तो हम नहीं करना चाहते। तो संदर्भ ये है। तो हाँ, तो अब अगर आप इन दो, मैं तो ये मानता हूँ चीजें आगे बढ़ती हैं, और मैं तो चीजों के आगे बढ़ने पर बहुत विश्वास रखता हूँ। और मैं अगर मैं किशोर वय जैसी कविताएं लिखता रहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद अच्छी कविता लिख पाता, जैसी कविता मैं लिख रहा हूँ वैसी मैं लिख पाता। एक बात। दूसरी बात ये कि किशोर वय और मेरी इस समय की उम्र में दरअसल कोई टकराहट इसलिए नहीं है कि वो किशोर वय भी मेरे भीतर है। वो ऐसा, मेरा जो अतीत है, वो मेरा अतीत जो है वो मुझसे खो नहीं गया है। मेरा अतीत मेरे भीतर है, वो मेरे वर्तमान में ही है। एक मनुष्य अपनी उम्र को साथ लिए चलता है। अपनी जो उसकी उम्र है, आप 50 साल के हैं तो वो 50 वर्ष आपके भीतर हैं। आखिरकार एक पेड़ के तने के भीतर जो है उसकी उम्र दर्ज होती रहती है, उसकी उम्र की रेखाएं बनती रहती हैं, वर्तुल बनते रहते हैं। तो एक मनुष्य अपने अतीत से कभी अलग नहीं होता है और वो उसके भीतर ही रहता है। तो मेरी जो किशोर वय है वो भी मेरे भीतर है, वो मेरे लिए अतीत नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ, अतीत और स्मृति के बीच बहुत गहरा संबंध है। स्मृति अतीत सिर्फ एक स्मृति नहीं है, वो अगर वो स्मृति है तो उसका कल्पना से कोई संबंध जरूर होना चाहिए। अगर आप उस स्मृति से आगे की कल्पना, फर्दर कल्पना नहीं कर सकते हैं तो वो स्मृति जो है मुझे लगता है निरर्थक है। तो ऐसी कोई टकराहट मुझे नहीं लगती, लेकिन जरूर ये चीजें हमेशा आगे बढ़ती हैं। और इसलिए कि यथार्थ आगे बढ़ता है, यथार्थ बदल जाता है, चीजें बदलती हैं, तो वो तो हमेशा बदलती रहती हैं। क्योंकि आज वो यथार्थ नहीं है जो मेरी किशोरावस्था में था। कविता और साहित्य के अलावा आपकी संगीत में बड़ी गहरी रुचि है, ऐसा मैंने सुन रखा है। उसके बारे में कुछ नहीं है संगीत में, मैं संगीत सुनता रहता हूँ, बस ये है सिर्फ, और कुछ नहीं बाकी। लेकिन मेरी इच्छा ये जरूर है कि मैं अगर कविता अगर मैं नहीं लिखता तो मैं संगीतकार बनता, और संगीतकार बनने की मेरी अब भी इच्छा है बहुत। और मैंने 1-2 संगीतकारों को अपने को भ्रष्ट राग मैंने सुनाए भी, तो उनका कहना यह था कि मुझे जो व्याकरण नहीं आता है, बाकी चीजें मैं कर सकता हूँ। शायद मैं 1-2 साल अगर व्याकरण की ट्रेनिंग लूँ विधिवत तो मैं शायद गायन कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं करूंगा जरूर। आप एक आमिर खान साहब का कोई एक टुकड़ा अक्सर गाया करते हैं, आप हमारे लिए? अरे वो नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं,
तो बहुत मुश्किल है, क्या है नहीं। एक आबहोगी में है अमीर खान साहब का एक द्रुत में, लाज रख ली जो मोरी 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 लाज रख, तू रहीम तू ही राम तू लाज रख ली जो मोरी लाज रख, उदे तन दे रे नत धीम तना नन उदे तन दे रे नत धीम तना नन धीम तना धीम तना ताधीम तना यलि यला तदे रे तानि उदे तन दे रे नत धीम तना उदे तन दे रे नत धीम धीम ता धीम तन दा उदे तन दे रे नत धीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।